हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग सिक जो है स्किल एनहांसमेंट कोर्स कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। और पूरा वीडियो एक शॉट में होने वाला है, वन शॉट में है, तो आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं वीडियो को। सिलेबस सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ मैं। सिलेबस आपके सामने है। ये यूनिट 1 जो है, इसमें आपको दिखना है थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। उसके बाद उसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आएगा, फिर व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, फिर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, फिर कल्चरल कंपोनेंट्स आएगा। फिर यूनिट 2 है जिसमें राइटिंग स्किल्स है, समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, जॉब ओरिएंटेड एक्सेट्रा। बस दो ही यूनिट है, तो काफी आसान है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। ये वीडियो सफिशियंट है आपको बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। नोट्स आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एंड आपको इसी तरह से वैक के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, जो कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सेक्शन में चेक कर सकते हैं, एंड वहां से उस वीडियो को देख करके बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। तो एक और बात कहना चाहता हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, नोट्स को प्रिपेयर करने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। तो आप इस वीडियो को या फिर जो भी सेक बैक के आप वीडियोस देख रहे हो मेरे, आप अपने क्लास ग्रुप्स में जरूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये रोज रोज वाली वीडियो में नहीं बोल पाता हूँ, बट आप लोग सब्सक्राइब शायद इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज बहुत लोग जो है वीडियो देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विथ फ्रेंड्स। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट शेयर जरूर कर देना, काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कोट है, उसको पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज समथिंग सो सिंपल एंड डिफिकल्ट दैट वी कैन नेवर पुट इट इन सिंपल वर्ड्स। ये जो है टी.एस. मैथ्यूज करके जो एक इंडिविजुअल, एक एक्सपर्ट थे इंग्लिश के, उन्होंने बोला था ये लाइन। और इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन इतना सिंपल भी है या फिर इतना आसान भी है ना, कि इसको हम सिंपल टर्म्स में पुट ही नहीं कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ही डिफिकल्ट भी है, दोनों रिलेटिव केस में ये चलता है। ठीक है। तो इसलिए हमको इसको मास्टर करना चाहिए जिससे कि हम इसको सिंपल बना सके, बेटर हो सके। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सो दैट अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स। देखिए, ये जो आपका कोर्स है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ये है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है। इससे एक और कोर्स था, इससे रिलेटेड कोर्स था, उसका नाम था कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ, जिसपे मैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उसको देख लेना जा करके। यहाँ पे जो चीज़ें होंगी ये प्रोफेशनल लाइफ है, मतलब ये बिजनेस रिलेटेड कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे इसके इस पूरे यूनिट में या फिर इस पूरे कोर्स में। तो आपको उसी से ओरिएंटेड चीज़ें बताई जाएंगी। ऐसा मत समझना कम्युनिकेशन को, जो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो अलग होता है, एक फॉर्मल होता है वो अलग होता है। तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो हमने पढ़ा रखा है, उसमें बहुत डेली लाइफ की चीज़ें जो है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दिस डेट, वो सब चीज़ें बता रखी हुई है। यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कैसे बिजनेस में, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उससे ओरिएंटेड ही सारे टर्म्स होंगे, और उसी से ओरिएंटेड, उसी कॉन्टेक्स्ट में सारे डिफिनेशन मिलेंगे आपको। तो उसको आप समझने की कोशिश करना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ, द कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड और ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कनेक्ट करते हैं आपस में, और उससे एक बेटर आउटपुट और अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलता है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आइडियाज निकलते हैं कम्युनिकेशन के। द आइडियाज शुड बी एक्यूरेटली रेप्लिकेटेड, रिप्रोड्यूस्ड इन रिसीवर्स माइंड्स, दैट इज द रिसीवर शुड गेट एग्जैक्टली द सेम आइडिया एज वे ट्रांसमिटेड। मतलब कि कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और वो जो आइडिया है वो सामने वाले को मतलब अच्छे तरीके से पहुंचे, मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो सामने वाला समझ रहा है एग्जैक्टली सही तरीके से या नहीं समझ रहा है, ये मैटर करता है। तो वही होना चाहिए, मतलब कि जो रिसीवर है वो एग्जैक्टली वही चीज समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कैट, तो वो कैट ही समझे, वो डॉग नहीं समझे। ठीक है। तो ये होता है कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन। इफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज परफेक्ट, देयर विल बी नो डाइल्यूशन, एक्सेगरेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ आइडियाज। और अगर हम सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कोई भी यहाँ पे डायलूशन नहीं होगा, कोई एक्सजरेशन नहीं होगा और कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। मतलब जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली वही कम्युनिकेट होगा रिसीवर एंड पे भी। तो इस बीच में कोई परेशानी नहीं होगी, न ज़्यादा होगा, न कम होगा, न डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है। मतलब जो आइडिया बताना चाह रहा हूँ वही होगा। समझ गए आप लोग? The transmitter is assured of the correct, accurate replication of ideas with feedback, that is by the receiver's response, which is communicated back to the transmitter. Here it is suggested that communication is a two-way process, including transmission of feedback. और जैसे मैं जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो कम्युनिकेशन हो गया, बंदे को समझ में आ गया, तो वो उसके रिस्पॉन्स में भी कुछ बोलेगा।
जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ या फिर क्लास में आपको टीचर समझाते हैं तो आप समझ में आ जाता है तो आप क्या रिस्पॉन्स बोलते हो, यस आ गया, या फिर समझ में नहीं आता है तो आप बोलते हो नहीं आया समझ में। तो वो फीडबैक तो देते हैं ना आप लोग। तो वही है, इसका मतलब क्लियर है यहाँ से कि कम्युनिकेशन जो है ये टू वे प्रोसेस है। यहाँ पे रिसीवर और सेंडर दोनों का बहुत मेन रोल है, ठीक है। द पर्पस ऑफ ऑल कम्युनिकेशन इज टू एलिसिट एक्शन। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का मेन पर्पस है कि कुछ एक्शन हो, आइडियाज का शेयरिंग हो, एंड रिसीवर और सेंडर जो है आपस में कम्युनिकेट कर पाए, मतलब एक दूसरे के आइडियाज को एक्सचेंज कर पाए, ठीक है। तो ये तो हमने ओवरऑल कम्युनिकेशन को जाना, ठीक है, जो बेसिक्स है। अब हम आगे बढ़ेंगे जो कि हमारा मेन पोर्शन है, बिजनेस कम्युनिकेशन। The theory of business communication refers to the principles, strategies, and practices involved in effective communication within an organization or an organizational context। मतलब कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन का थ्योरी है वो क्या रेफर करता है, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल्स, स्ट्रेटजीज, प्रैक्टिसेस, जिससे कि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बिजनेस में। तो उसी सारे चीजों को पढ़ना है, उसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैसेजेस क्लियरली एंड इफेक्टिवली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मेंटेन रिलेशनशिप एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर इस सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हम करेंगे तभी हमारे जो आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज होंगे अच्छे तरीके से, मैसेजेस क्लियरली डिलीवर होंगी, इफिशिएंटली हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे, एक अच्छा मेंटेन कर पाएंगे रिलेशनशिप, और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए हम विद इन एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, की कॉन्सेप्ट्स, जिससे कि हेल्पफुल होता है बिजनेस कम्युनिकेशन की थ्योरी को समझने में। तो पहला है पर्पस एंड ऑडियंस। मतलब कि किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे मेन रोल होता है कि पर्पस क्या है और ऑडियंस क्या है। अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ योर कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मिंग, परsuading, इंस्ट्रक्टिंग etc and identifying your audience needs, expectations and knowledge level is essential. Tailoring your message to suit your audience increases the chance of successful communication। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट किस चीज़ के लिए कर रहे हो। आइदर आप किसी चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, या फिर कुछ परसुएशन करना है आपको, या फिर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो मतलब कम्युनिकेशन जो है किस पर्पस के लिए आप कर रहे हो वो पता होना चाहिए आपको। और दूसरी बात कि आप किस ऑडियंस से बात करने वाले हो वो भी पता होना चाहिए कि भाई किस ऑडियंस में बात करने वाले हो, कैसे लोगों से बात करने वाले हो। तो उसके हिसाब से आप कम्युनिकेट करोगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बिकॉज अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात की जाती है, सबके साथ सेम बिहेव नहीं कर सकते हो, सबके साथ सेम तरीके से नहीं बात कर सकते हो। बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, अलग होता है। उसी तरह बिजनेस में कैसे बात करना है, किस लोगों से क्या बात करनी है, तो पर्पस क्लियर होना चाहिए एंड ऑडियंस जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है यहाँ पे, राइटिंग ए प्रपोजल फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट, कंसिडर द स्पेसिफिक नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ योर ऑडियंस सच एज स्टेक होल्डर्स, एग्जीक्यूटिव और टीम मेंबर्स टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। मतलब हमें अगर प्रपोजल देना है किसी नए प्रोजेक्ट के लिए तो उसके लिए हमें अलग अलग उसके स्पेसिफिक नीड्स और ऑडियंस इंटरेस्ट जानना पड़ेगा, और उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि जो है हमारा जो है सक्सेसफुली वो प्रोजेक्ट जो है मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड कॉन्सियसनेस, कॉन्साइजनेस। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन मिनिमाइजेज मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड सेव्स टाइम। यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, अवॉइड jargon अनलेस नेसेसरी एंड अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस, एंड स्ट्रक्चर योर मैसेज लॉजिकली। मतलब कि आपको बहुत क्लियर रखना है अपने जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसको बहुत क्लियर रखना है, कंसाइज रखना है, एंड अवॉइड करना है कि आप टेक्निकल टर्म्स यूज करें। जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल टर्म्स। अगर आप जान रहे हो कि आपकी ऑडियंस उतनी इंटेलिजेंट है कि उस चीज़ों को पकड़ पाएगी, तभी आप वैसे वर्ड्स यूज करो, अदरवाइज आप सिंपल टर्म्स यूज करो एंड क्लियर एंड कंसाइज वे में कम्युनिकेट करो, वो बेटर होगा। राइटिंग एन ईमेल विद ए क्लियर सब्जेक्ट लाइन एंड ब्रीफ टू द पॉइंट मैसेज टू कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल हो गया, समझ गए कि ईमेल डाल रहे हैं तो बहुत शॉर्ट एंड क्लियर में डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम एंड चैनल सिलेक्शन। Choosing the appropriate medium, email, memo, report, presentation, and communication channel, face to face, phone, email, video conference, depends on the nature of the message, urgency, and audience preference। मतलब कि आपको यहाँ पे देखना है कि आप जो कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, आपको पहले सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कम्युनिकेशन का मीडियम रखोगे। ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करने जा रहे हो, या रिपोर्ट के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, या फिर किसी और चीज़ के थ्रू, या और दूसरा चैनल ध्यान रखना है कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिंग ऑफ फॉर फेस टू फेस मीटिंग फॉर डिस्कसिव सेंसिटिव इशूज, और यूजिंग ईमेल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रूटीन इन्फॉर्मेशन। समझ गए, एग्जांपल के तौर पे समझ गए कि अगर मुझे कुछ सीरियस इशू पे बात करना है
तो या तो मैं कॉल पे बात करूंगा या फिर फेस टू फेस बात करूंगा। फेस टू फेस ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज सीरियस इश्यूज जो है वो सामने सामने बात करने पे ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाती हैं rather देन चैट्स और कॉल्स, बिकॉज वहाँ पे अलग जो कॉन्टेक्स्ट होता है कई बार चला जाता है, अलग चीज़ आप कुछ बोलते कुछ और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। और या फिर अगर कुछ आपको सिर्फ मेल करना हो, इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करना, तो आप सिर्फ मेल कर सकते हो। मतलब ये है कि अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग चीज़ें यूज की जाती हैं जिससे कि इफेक्टिवली कम्युनिकेशन हो पाए। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग एंड फीडबैक। Effective communication involves not only transmitting information but also actively listening to others and providing feedback. It ensures that messages are accurately understood and encourages a dialogue. मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं कि सिर्फ बोलते जाना, आपको सुनना भी है और आपको फीडबैक भी देना है। अगर आप तो भी ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहला पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इन अ मीटिंग एक्टिव लिसनिंग टू योर कलीग्स, आस्क clarifying questions and offer constructive feedback to ensure mutual understanding. I hope you understand. Next है professional tone and etiquette. Maintaining a professional tone using appropriate language and observing proper etiquette in written and verbal communication are crucial in business settings. मतलब कि आपका टोन भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रूडली टोन में बात कर रहे हो या फिर आपका जो टोन है वो अनइवन है। तो आपको एक प्रोफेशनल टोन मेंटेन करना है, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज करना है एंड प्रॉपर जो एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, उसको फॉलो करना है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या फिर रिटर्न फॉर्म में हो। यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज एंड एड्रेसिंग इंडिविजुअल्स रिस्पेक्टफुली इन बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस ड्यूरिंग मीटिंग्स, ठीक है। मतलब कि अगर आप ईमेल कर रहे हो तो फॉर्मल टोन में ईमेल करो, मतलब कि जो वर्ड चॉइसेस है वो फॉर्मल होनी चाहिए। या फिर अगर आप किसी से ऑफलाइन मीट कर रहे हो तो उसी टाइप से फॉर्मली मीट करो। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है कल्चरल अवेयरनेस एंड डाइवर्सिटी। तो बीइंग माइंडफुल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मतलब प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन करने की बात करें तो वहाँ पे डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल मिलेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक दूसरे के कल्चर को समझो एंड उसके अकॉर्डिंगली बहुत केयरफुल रह के ही आपको कम्युनिकेट करना है। कुछ आप ऐसा ना बोल जाओ जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए या फिर हार्टफुल हो, ठीक है। तो अडेप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड प्रैक्टिसेस व्हेन वर्किंग विद इंटरनेशनल टीम्स टू रिस्पेक्ट कल्चरल नॉर्म्स एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बिकॉज कई बार आप फॉरेन क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो तो उनका कल्चर अलग है, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा अलग होता है, तो उसके साथ मर्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड सबको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के डेफिनेशन पे एक बार फिर से। Business communication refers to the exchange of information with a within a business or professional environment to facilitate the organizational goals, convey messages and share ideas, make decisions and build relationships. मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन जो है किसको बोलते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ए बिजनेस और पर्सनल इन्वायरमेंट। किसी भी बिजनेस का या फिर अगर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है उसके बीच हम अगर कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसको बिजनेस कम्युनिकेशन बोलेंगे। बहुत सिंपल टर्म्स है। इसका एग्जांपल हो गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैसेज को कन्वे करना, आइडियाज शेयर करना, डिसीजंस लेना, रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये सब हो गया, ठीक है। इट इनकम्पासेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग वर्बल, रिटन एंड नॉन वर्बल मेथड्स, ऑल एम्ड एट अचीविंग क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड अलाइनमेंट अमंग इंडिविजुअल्स विद एन ऑर्गेनाइजेशनल बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज सच एज बिजनेस क्लाइंट स्टेक होल्डर्स। मतलब कि बिजनेस के क्लाइंट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, उनके साथ कैसे आप बिहेव कर रहे हो, फॉर्मल में जो भी वर्बल या फिर नॉन वर्बल में या फिर रिटन फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आप कम्युनिकेट कर रहे हो उन लोगों के साथ, तो उसको बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं हम लोग। इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं उसको समझ लेते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अमंग एम्प्लॉइज, टीम्स एंड डिपार्टमेंट इज क्रूशियल फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्कसिंग स्ट्रेटजीज एंड फोस्टरिंग कोलैबोरेशन। एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन जो कि होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसके अंदर के एम्प्लॉयज और लोगों के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना, डिस्कस करना, उसको बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाहर के लोगों से बात करना, मतलब क्लाइंट्स से, कस्टमर्स से, सप्लायर से, पब्लिक से, उसके क्वेरीज को एड्रेस करना, उसके साथ बात करना, उसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन थ्रू ऑफिशियल चैनल सच एज मेमो, रिपोर्ट, ईमेल, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस फॉर्म में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अंडर unstructured communication that occurs casually among colleagues or within teams, facilitating quick exchange of information or discussions। मतलब अगर आप टीममेट्स हैं आपके साथ, कलीग्स हैं आपके, उनके साथ आप इनफॉर्मली कोई भी मैसेज एक्सचेंज कर रहे हो तो उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, इंक्लूड्स रिटन फॉर्म्स लाइक ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा, परमानेंट रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब इट इन्वॉल्व स्पोकन कम्युनिकेशन थ्रू मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, फोन कॉल्स, फेस टू फेस इंटरेक्शन एक्सेट्रा।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड विजुअल एलिमेंट्स दैट अकम्पनी वर्बल और रिटन मैसेज एंड कन्वे एडिशनल मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर। अब बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो जरूरी क्यों है, तो पहला नंबर जरूरी इसीलिए है क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग के कारण, इंश्योरिंग दैट मैसेज आर कन्वेड एक्यूरेटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। अगर आप एक अच्छे बिजनेस कम्युनिकेटर हैं तो आप जो भी मैसेज कम्युनिकेट करेंगे वो क्लैरिटी के साथ करेंगे एंड वो लोगों को समझ में भी आएगा। दूसरा है डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेटिंग इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड इन्फॉर्मेशन। अच्छे कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर है तो उसके हेल्प से वो अच्छे तरीके से डिसीजंस ले पाएगा, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके हिसाब से। थर्ड एडवांटेज है कि बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, एस्टेब्लिशिंग एंड नर्चरिंग द रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयज। अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर है तो वो अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएगा, अपने स्टेक होल्डर के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करेगा, जो कि काफ़ी जरूरी भी है करना, इसलिए इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन जरूरी है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगर कोई झगड़ा हो जा रहा है, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तभी आप उसको रिजॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए बिजनेस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है टू रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अगर आपको अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस पाना है, प्रोडक्टिविटी को चाहते हैं आप इनहेंस करें, तो उसके लिए भी एक अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन होना जरूरी है आपके अंदर, तभी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वहां पे उसको सक्सेस मिलेगी एंड आप जो है आपको भी सक्सेस मिलेगी। कॉमन गोल जो आपका है दोनों का, आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो दोनों मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द लैंग्वेज यूज्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड टेलर्ड टू सूट द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑडियंस। देयर आर सम एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अब लैंग्वेज क्या होना चाहिए बिजनेस कम्युनिकेशन में, उसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। जो भी लैंग्वेज होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को समझ जाए जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो कन्वे कर पाओ। अवॉइड जार्गन, मतलब जो भी टेक्निकल टर्म्स है उसको अवॉइड करो, सिंपल टर्म्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, कॉम्प्लेक्स वोकैब को यूज करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। अगर कॉम्प्लेक्स टर्म यूज कर रहे हो सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है तो वो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर इंस्टेड ऑफ सेइंग यूटिलाइज, यूज यूज, और इंस्टेड ऑफ कमेंस यूज स्टार्ट। जैसे कि कमेंसेस, जिससे क्लासेस कमेंसेस फ्रॉम 25th ऑफ दिसंबर, ऐसे बोलने की जगह पे आप ये भी बोल सकते हो क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम 25th। तो मतलब ये तो हालांकि बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे दिया, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स होते हैं जो कि इसमें नहीं दिया हूँ बहुत ज़्यादा। वो आप एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है तो मैं आपको एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी दे दूंगा कई सारे, यहाँ पे मैंने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बुक्स हैं, कई सारी बुक्स हैं जो कि 200 पेजेस की हैं, 200 250 पेजेस की हैं। अगर आप डिटेल्ड में इसको पढ़ना चाहते हो इन सब सारी चीज़ों को, आपके पास टाइम है तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको भी पढ़ सकते हो। ये भी एक बुक है जो भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि कुछ कुछ प्रिस्क्राइब्ड वाली है और कुछ बढ़िया है जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं जो नोट्स में है उसमें तो भाई बहुत कंसाइज एंड क्लियर वे में है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, इस बात को देखते हुए बनाया गया है कि एग्जाम में किस तरह से सक्सेस पाए और जल्द से जल्द। क्योंकि हो सकता है ये वीडियो कोई बच्चा देख रहा होगा जिसका एग्जाम कल हो और वो आज ये वीडियो देख रहा हो, तो उतना टाइम नहीं होगा ना उसको पढ़ने के लिए, तो बस वो समझ जाए एंड पॉइंट्स लर्न कर ले। बिकॉज मैं सारे पॉइंट फॉर्मेट में बनाया हूँ कि कोई नंबर नहीं काटेगा आपका, कोई भी टीचर नंबर नहीं काट पाएंगे आपका, अच्छे नंबर मिलने वाला है, बहुत अच्छे नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फॉर्मेलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। तो मेंटेन करना है प्रोफेशनल टोन, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन में फॉर्मल लैंग्वेज, प्रॉपर ग्रामर, रिस्पेक्टफुल सेलिब्रेशन होना चाहिए। बिगिन विथ डॉक्टर, मिस्टर जो भी है लगा दिया करो, मिस्टर, डियर जो भी लगाना है लगा सकते हैं, सिर्फ कैजुअल नेम से नहीं बुलाएं। कंसाइजेस रखना है, बिल्कुल मैसेज को कंसाइज रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बतानी है, फालतू के अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डालनी है उसमें, जैसे कि समराइजिंग की पॉइंट्स इन रिपोर्ट, ये नहीं कि पूरा कहानी लिखने लगे राम कहानी, की पॉइंट्स लिखने हैं समराइजिंग फॉर्मेट में, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी टू ऑडियंस, टेलरिंग लैंग्वेज एंड टोन अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस इज वेरी एसेंशियल। आप किस ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो उसके लिए, जैसे कि मैं आपके लिए जो कंटेंट बना रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। अगर मुझे अपने दोस्तों को समझाना होता तो मैं ऐसे इतना आराम से नहीं समझा रहा होता, हो सकता मैं उसे दूसरे किसी लैंग्वेज में समझा रहा होता अभी, मतलब समझ रहे हो आप लोग कि थोड़ा सा इनफॉर्मल टोन होता और ज़्यादा। तो डिपेंड कर रहा है कि किसको समझाना है, मतलब डिपेंड कर रहा है कि कौन सी ऑडियंस है और किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, वो बहुत डिपेंड होता है, ठीक है। इसीलिए वो ध्यान रखने वाली बात होती है। पोलाइटनेस एंड कर्टसी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टाइप के बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है कि आप पोलाइट रहो, और जो भी कर्टसी एक होती है प्रॉपर फॉर्मेट है उस रिस्पेक्ट को करो, जैसे कि इंक्लूडिंग फ्रेजेस लाइक प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, इस टाइप के टेक्स्ट यूज करना चाहिए।
ठीक है। अवॉइड बायस्ड लैंग्वेज, कोई भी ऐसा एक मतलब जेंडर रेस और ऐसे कुछ लेकर के बायसनेस नहीं दिखाना है लैंग्वेज में, हमेशा इंक्लूसिव वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट को रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल, यूजिंग दे एज ए सिंगुलर प्रोनाउन टू अवॉइड एज्यूमिंग समवन्स जेंडर, ठीक है। ही शी, ही सी की जगह पे दे यूज कर लो, ठीक है। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, बहुत जरूरी है कि आप कुछ भी रिटन फॉर्मेट दे रहे हो उसको एक बार प्रूफ रीड कर लो, जिससे कि बेटर हो कि कोई उसमें एरर ना हो, ठीक है। रिव्यूइंग ईमेल, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड स्लैंग और इनफॉर्मल लैंग्वेज, जैसे कोई स्लैंग यूज करना, कई सारे स्लैंग्स आजकल तो बहुत ज़्यादा स्लैंग्स यूज करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन में, खासतौर पे कॉलेज स्टूडेंट्स हम लोग। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में स्लैंग्स जो है नहीं यूज करना चाहिए हमें, ठीक है। उसमें बहुत प्रॉपर फॉर्मर एंड फुल फॉर्म यूज करना चाहिए, स्लैंग्स नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन refers to the interaction between people from different cultural background. It involves the understanding, interpreting and effectively communicating across diverse cultural context. समझ रहे हो आप, मतलब क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग जो भी आप अगर अगर आप इसी मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, टॉप कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे, अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे लोग। तो उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन करना होता है वो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, बिकॉज दैट टाइम आपको उनके कल्चर को भी समझना पड़ता है, उनके अलग वैल्यूज होते हैं, कस्टम होते हैं, लैंग्वेज होता है। तो उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन होता है वो अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करोगे तभी वहाँ पे सक्सेसफुल कम्युनिकेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगे। इसलिए वहाँ पे जरूरी होता है कि आप ओपन माइंडेड रहो, रिस्पेक्टफुल रहो एंड अडेप्ट करने की कैपेबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मल्टीनेशनल कंपनी कंडक्टिंग बिजनेस with branches in various countries would need to adapt its communication strategy to accommodate cultural differences among its employees, clients and stakeholders. Clear? Next है cultural shock. Cultural shock किसको बोलते हैं? Cultural shock occurs when individuals encounter a new culture that differs significantly from their own, leading to feelings of disorientation and anxiety, confusion और discomfort. मतलब ये कल्चरल शॉक इसको बोलते हैं जब आप किसी नए कल्चर के साथ एनकाउंटर करते हो, आप नए कल्चर के में आप जाके देखते हो, तो उस टाइम पे आपको जो हल्का सा एक डर सा होता है, कंफ्यूजन या फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप फील करते हो ना, उसी को बोलते हैं कल्चरल शॉक। इट हैपेंस ड्यू टू अनफेमिलियर कस्टम्स, बिहेवियर्स, रूल्स और सोशल नॉर्म्स दैट चैलेंज वंस एकस्टम्ड वे ऑफ लाइफ। जैसे कि मैं अगर इंडिया में रह रहा हूँ, बचपन से रह रहा हूँ, मैं यहाँ से अडेप्टेड हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे कंट्री में चला जाऊँ जहाँ पे बिल्कुल ही विपरीत चीज़ें हो रही हो यहाँ से, मतलब बहुत अलग कल्चर हो वहाँ का, बहुत अलग वहाँ के कॉस्ट्यूम्स हो, लैंग्वेज हो, स्टाइल लिविंग हो, फूड अलग हो, हर चीज़ अलग हो, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ डर लगेगा, डिसकंफर्टेबल होगा मैं वहाँ पे, और थोड़ा सा मुझे अच्छा फील नहीं होगा ना, तो उसी को बोलते हैं कल्चरल शॉक। ओवरकमिंग कल्चरल शॉक इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग एंड अडेप्टिंग टू न्यू कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसको ओवरकम करना है तो धीरे धीरे अडेप्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग कल्चरल शॉक व्हेन मूविंग टू ए न्यू कंट्री फॉर स्टडीज ड्यू टू द डिफरेंस इन लैंग्वेज, फूड, सोशल इंटरेक्शन और डेली रूटीन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग. Stereotyping involves forming generalized and often oversimplified beliefs or assumptions about individuals or group based on their cultural background, ethnicity, gender, or other characteristics. Stereotypes can lead to biased judgments and perceptions, ignoring individuals' differences and contributing to misunderstandings or discrimination. देखिए स्टीरियोटाइप जो है बहुत ज़्यादा, मतलब स्टीरियोटाइप तो आपको सबको पता ही होगा, मतलब किसी के कल्चर, बैकग्राउंड, ग्रुप, रेस, रिलीजन, कास्ट इटीसी इटीसी पे कुछ जज कर लेना एंड उसको ये करना, बोलते नॉर्मल बिलीफ बना लेना कि हाँ यहाँ के लोग तो यही होते हैं, या फिर ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, इस टाइप के लोग तो ऐसे ही होते हैं, मतलब इस टाइप से नॉर्मल बिलीफ बना लेना, किसी को जज कर लेना, ये होता है स्टीरियोटाइप। उसको और उसको डिस्क्रिमिनेट करना। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लोग बहुत खराब होते हैं या फिर अच्छे नहीं होते, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के लोग काफ़ी तेज होते हैं इन चीज़ों में। तो ये आप उसको स्टीरियोटाइप बनाए हो, एक बिलीफ बनाए हो आप, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मेजोरिटी हो सकता है, कुछ परसेंटेज अगर किसी कारणवश रही होगी, बट इट डज नॉट मीन कि सारे वहाँ के लोग वैसे ही होंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, बट छोड़ दो, यूट्यूब पे ये पढ़ा रहा हूँ तो एग्जांपल खा खा फालतू में नहीं दूँ, बट आप समझ रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि कुछ बताया हुआ एग्जांपल में
मैंने डाल रखा हुआ है कि एज्यूमिंग दैट ऑल इंडिविजुअल फ्रॉम ए पर्टिकुलर कंट्री आर एक्सेप्शनली गुड एट मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी विदाउट कंसिडरिंग द डाइवर्स स्किल्स एंड इंटरेस्ट पीपल विद इन दैट। मतलब किसी पर्टिकुलरली कंट्री में के बच्चे जो मैथ्स में ज़्यादा तेज होते हैं, ये एक बिलीफ बना लिया गया है अगर, तो वो ठीक नहीं है, उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं हम लोग। अब आता है इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म इज अ बिलीव दैट one's own cultural group is superior to others, often leading to the evolution of other culture based on one's own cultural norms and values. It can result in lack of understanding or respect for other culture, hindering effective communication and creating barriers between different cultural groups. काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप लोग अक्सर कॉलेज में देखते होंगे या फिर देखा होगा कहीं ना कहीं आपने, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है सोसाइटी में, जबकि ये नहीं होती होनी चाहिए। यहाँ पे हमेशा यही मुद्दा हो जाता है कि मेरा कल्चर बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, तो वो बोलता है उसका धर्म बहुत बड़ा है, सुपीरियर है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी बैरियर बन जाती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप अगर मान लो आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, फिर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएंगी, वर्क फिर आप प्रोडक्टिविटी नहीं रह पाएगी उतनी, तो ये बहुत हैम्पर करेगा। ठीक है, तो इस टाइप चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजिंग कल्चरल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व। दिस कल्चरल कंपोनेंट्स को हम कैसे मैनेज करें, तो हमको क्या करना चाहिए, कल्चरल सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑफ जो है वो चलाना चाहिए, जिससे कि डाइवर्स पीपल्स जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको समझ में आए, अवेयर हो एक दूसरे कल्चर के बारे में, तभी तो वो रिस्पेक्ट भी करेंगे। ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, अवॉइड एजम्पशंस एंड बीइंग ओपन माइंडेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर। आपको एजम्पशंस, प्री एजम्पशंस, ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, ओपन माइंडेड रहना चाहिए हमेशा, और नई चीज़ों को सीखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, लर्न करना चाहिए डिफरेंट कल्चर के बारे में, जिससे कि कभी कॉन्फ्लिक्ट ना आए और आप दूसरों की रिस्पेक्ट करो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अडेप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल एंड प्रैक्टिसेस टू अकोमोडेट कल्चरल डिफरेंस। अवॉइड जनरलाइजेशन, आप किसी को भी जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी कॉमन स्टीरियोटाइप बिलीफ से। जैसे कि एक बार मैं मीटिंग में गया था, किसी मीटिंग में, और फिर पर्टिकुलरली किसी कास्ट को जनरलाइज करके कुछ बिलीफ उन्होंने बना ली थी, और वो बोल रहे थे कि ऐसे इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग तो ऐसे होते हैं, ये वो दिस डैट, या फिर इन्होंने ऐसा किया है ऐसा किया है। तो मैंने उस पर क्वेश्चन किया था उस टाइम पे कि ऐसा नहीं होता है, आपको जनरल पर्सपेक्टिव नहीं बनाना चाहिए किसी के बारे में, क्या कंडीशंस हैं, क्या चीज़ें हैं नहीं है, वो आप नहीं, आपको पता नहीं है ना, तो आप ऐसे प्री जज नहीं कर सकते, या फिर किसी को जनरलाइज में नहीं बोल सकते। आप इंडिविजुअली किसी को टारगेट करो, वो अलग बात है कि हाँ दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट दैट, ठीक है, बट एक जनरल फॉर्म में सबको घसीटना, इट्स नॉट द गुड फॉर्म। एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, हमेशा एम्पैथी और रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी आप कम्युनिकेशन को अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट आता है मिस कम्युनिकेशन। मिस कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, मतलब अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, जो मैसेज आपको डिलीवर करना है वो आप मैसेज ही नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अच्छे से आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, मिस इंटरप्रेट कर ले रहे हो, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, मिस अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं मिस कम्युनिकेशन। मिस कम्युनिकेशन के क्या क्या कारण होते हैं, पहला कारण है एम्बिग्यूटी, मतलब सही से क्लियरली नहीं बता पाना, क्लियर लैंग्वेज नहीं होना, जिसके कारण लोग मिस इंटरप्रेट कर लेंगे। तो पहला ही ये कारण होता है जिसके कारण लोग मतलब सही समझ नहीं पाते हैं। दूसरा है एजम्पशंस, कई बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो सामने वाले को हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो भी उस चीज़ को समझ पाएगा, बट वो समझ नहीं रहा होता है, तो हम बोले जा रहे हैं बट वो समझ नहीं रहा है भाई, तो हम गलत एज्यूम कर लेते हैं कई बार। थर्ड है नॉइज और डिस्ट्रैक्शन, कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि नॉइज हो गया, कुछ अलग डिस्टर्बेंस हो गए, वो भी हैम्पर करते हैं। कई बार कॉल पे ऐसा होता है कि हम लोग कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देता है, आधा बात सुनाई देता है, आधा नहीं सुनाई देता है, और वो गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो ये भी बहुत कारण हो जाता है मिसकम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंसेस। कई बार ऐसा होता है कि हमारा लैंग्वेज किसी दूसरे व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, उसका अलग लैंग्वेज है, उसका अलग कल्चर है, उसकी अलग कम्युनिकेशन की स्टाइल है, तो उस चक्कर में भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कई बार। नेक्स्ट है नॉन वर्बल क्यूज, जैसे कि मिस इंटरप्रेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन कैन कॉज मिसकम्युनिकेशन। कई बार हम फेशियल एक्सप्रेशन जो दिखा रहे हैं वो सामने वाला को समझ नहीं आ रहा है, वो गलत इंटरप्रेट कर ले रहा है उसको, तो उस चक्कर में भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। इफेक्ट्स क्या होते हैं मिसकम्युनिकेशन के, कंफ्यूजन होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, एरर और मिस्टेक होता है। एग्जाम्पल ऑफ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड ईमेल ड्यू टू एम्बिगुअस वर्ड लीडिंग टू इनकरेक्ट एक्शंस, कंफ्यूजन ड्यूरिंग ए फोन कन्वर्सेशन ड्यू टू पुअर रिसेप्शन और बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अच्छे से मैसेज डिलीवर कर पाना, एक्यूरेटली किसी को समझा पाना, और वो सही समझ रहा है या नहीं है, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आई मीन क्लियरली मैसेज को कन्वे कर रहे हो, सामने वाला भी समझ रहा है उन चीज़ों को, तो उसी को बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। की एलिमेंट्स क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, क्लैरिटी,
आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर वर्ड्स में बता रहे हो। एक्टिव लिसनिंग, आप किसी जो भी कोई बोल रहा है तो उसको आप सुन रहे हो अच्छे तरीके से। फीडबैक, मतलब जो भी चीज़ आप समझे उसको आप फीडबैक दे रहे हो, येस और नो बोल के या फिर नॉडिंग करके। फोर्थ, एडेप्टेशन, आप जो भी स्टाइल और कॉन्टेक्स्ट है ऑडियंस की उसके हिसाब से कम्युनिकेट कर रहे हो अडेप्ट करके, ठीक है। इम्पैथी दिखा रहे हो, आप जो भी रिसीवर्स पर्सपेक्टिव के इमोशंस है उसको आप समझ रहे हो। बेनिफिट क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, तो इसके ये बेनिफिट्स है कि क्लैरिटी, मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस और इंस्ट्रक्शंस, क्लैरिटी रहेगी बिल्कुल भी। इनहेंस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, इंप्रूव होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे। इफिशियंसी बढ़ेगी, एरर कम होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, ए वेल स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर रिप्रेजेंटेशन दैट कीप्स द ऑडियंस एंगेज्ड एंड इन्फॉर्म्ड, ए टीम मीटिंग वेयर एवरीवन एक्टिवली लिसन्स, शेयर आइडियाज एंड रीचेज ए कंसेंसस, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है आप समराइजिंग। समराइजिंग किसको बोलते हैं, मतलब समरी बनाना। समराइजिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीफली कैप्चरिंग द मेन पॉइंट्स और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए लॉन्गर टेक्स्ट, स्पीच और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इट एम्स टू प्रोवाइड ए कंसाइज ओवरव्यू ऑफ द क्यू आइडियाज विदाउट इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। मतलब बिल्कुल क्लियर कंसाइज वे में लॉन्गर टेक्स्ट को शॉर्ट बना देना और उसमें सिर्फ कंसाइज और की पॉइंट्स डालना, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डालना, उसी को बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग करने के की पॉइंट्स होते हैं कि मतलब क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं। तो पहला होता है कि मेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है आपको। उसके बाद जो भी लॉन्ग फॉर्म है उसको शॉर्ट फॉर्म में कंडेंस करना है, मतलब उसके लेंथ को कम करना है। ओमिटिंग डिटेल्स, मतलब लीविंग आउट स्पेसिफिक एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस और माइनर डिटेल्स दैट आर नॉट क्रूशियल टू द मेन मैसेज। मतलब ऐसे चीज़ों को छोड़ देना। जो लॉन्गर टेक्स्ट में कई बार ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स होते हैं, अलग अलग डिटेल्स दी गई होती हैं, तो उन चीज़ों को कट कर देना और टू द पॉइंट क्लियर सिर्फ मैसेज डालना। Maintaining a structure, organizing the summary is a coherent manner following the original text structure if possible. अब ये नहीं कि बिल्कुल ही आप उसको अलग बना दो ओरिजिनल फॉर्म से, बिल्कुल वो रिजेंबल करे, कोहेरेंट मैनर में आपको बनाना है, ठीक है। अवॉइडिंग पर्सनल ओपिनियन, समरी में आपको पर्सनल ओपिनियन नहीं डालना है कभी भी। जो टेक्स्ट है वही टेक्स्ट को समराइज करना है, अपने कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं डालने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये टेक्स्ट दे दिया गया है और इसका समरी यहाँ पे दे दिया गया है। अब इसको मैं पढ़ूंगा ना, यहाँ पे नोट्स में आप देख लेना। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स रीफ्रेजिंग और रीस्टेटिंग द पीस ऑफ टेक्स्ट और स्पीच इन योर ओन वर्ड्स व्हाइल रिटेनिंग द ओरिजिनल मीनिंग। मतलब कोई टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसको आप अपने शब्दों में बोल रहे हो और उसका मीनिंग भी नहीं बदल रहा है, सेम मीनिंग रह रहा है, उसी को बोलते हैं पैराफ्रेज करना। इट एम्स टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट वर्डिंग व्हाइल द प्रिजर्विंग द एसेंस एंड आइडिया। मतलब एक बात को अलग तरीके से बोलना, बट ठीक है उसके एसेंस और आइडियाज और ओरिजिनल कंटेंट को सेम ही रखना। की एस्पेक्ट्स क्या होता है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, कोई भी कंटेंट है उसको समझना, उसको अच्छे से समझना। फिर रिवर्डिंग, उसके बाद उसके वर्ड्स को थोड़ा बहुत चेंज करना वोकाबुलरी की हेल्प से, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत इधर उधर करना, फ्रेज करना। फिर प्रिजर्विंग मीनिंग, मीनिंग भी प्रिजर्व रहे ये भी ध्यान देना होता है। और साइटिंग सोर्सेज, व्हेन पैराफ्रेजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एक्नॉलेजिंग द ओरिजिनल ऑथर बाय साइटिंग द सोर्सेज प्रॉपर्ली। अगर आप पैराफ्रेज कहीं और से कर रहे हो तो उसको आपको लिखना भी होगा, साइट करना होगा कि हाँ भाई मैंने किस सोर्स से लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट ये है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन फोस्टर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इन प्रोफेशनल सेटिंग्स एंड एनहांस टीम प्रोडक्टिविटी। अब उसको पैराफ्रेज करना होगा तो लिखेंगे हम, क्लियर एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन सपोर्ट्स रोबस्ट प्रोफेशनल कनेक्शन एंड बूस्ट द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ टीम्स, ठीक है। मतलब वर्ड्स को चेंज कर लिए, मीनिंग तो सेम ही निकल के आ रहा है। नेक्स्ट आता है आपका करिकुलम विटे, सीवी जिसको बोलते हैं। सीवी क्या होता है, सीवी इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड एन एक्सटेंसिव समरी ऑफ इंडिविजुअल्स एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, अचीवमेंट्स, पब्लिकेशंस एंड अदर रिलेवेंट प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब डिटेल्ड फॉर्म में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसी को सीवी बोलते हैं। करिकुलम विटे इसका फुल फॉर्म होता है। की पॉइंट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होना चाहिए। सेक्शन वाइड इंक्लूड करो, आप पर्सनल सेक्शन लगाओ, फिर एजुकेशन सेक्शन लगाओ, फिर वर्क एक्सपीरियंस को ऐड करो, फिर स्किल्स को ऐड करो, फिर पब्लिकेशंस को ऐड करो, फिर अवार्ड्स को ऐड करो, फिर रेफरेंसेस को ऐड करो। लेंथ का होता है, सीवी का लेंथ बहुत बड़ा होता है, मतलब क्योंकि ये पूरा डिटेल्ड होता है इसलिए ये काफ़ी मतलब 2-3 पेजेस में आपका हो सकता है। पर्पस क्या होता है, सीवीज आर कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिक, साइंटिफिक और रिसर्च रिलेटेड फील्ड्स वेयर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिफिकेशंस एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स इज नेसेसरी। नेक्स्ट आता है रेज्यूमे। रेज्यूमे क्या होता है, ये कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है, छोटा होता है। इसमें आपको जो भी आपकी स्किल है, वर्क एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, ये सब सारी चीज़ें लिखनी होती है। ये बहुत छोटा होता है, कंसाइज होता है, ऑफन टेलर्ड, मतलब जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करो उसके हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर लो, उसकी स्किल्स को हाईलाइट कर लो। सेक्शंस में इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, समरी होता है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, एजुकेशनल स्किल्स होता है और अचीवमेंट्स होता है। पर्पस क्या होता है रिज्यूम्स का, रिज्यूम्स का मेनली पर्पस होता है जॉब एप्लीकेशन में देना, प्रोफेशनल वर्ल्ड में देना, ठीक है।
बायोडाटा क्या होता है? बायोडाटा इज अ टर्म ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली वाया सीवी और रिज्यूम, स्पेशली इन सम रीजंस. इट जनरली इंक्लूड्स पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. कई बार लोग बायोडाटा को मतलब सीवी और रिज्यूम समझ लेते हैं, बट देखिए बायोडाटा अलग होता है, सीवी और रिज्यूम अलग होता है. बायोडाटा में आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड डालना पड़ता है, वर्क एक्सपीरियंस डालना पड़ता है, स्किल्स डालना पड़ता है, और जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डालना होता है. कई बार बायोडाटा इज यूज फॉर मैरिज एंड अदर पर्पस एज वेल. ठीक है, बाकी बायोडाटा भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती जाती है. किसी में बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ डालनी पड़ती है, किसी में बहुत कम डालनी पड़ती है, तो डिपेंड करता है. फॉर्मेट क्या होता है? वही फॉर्मेट है बेसिक. आपको पहले इंक्लूड्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर आपको पर्सनल स्टेटमेंट डालना पड़ता है. लेंथ क्या है? सिमिलर इसका रिज्यूमे की तरह है, मतलब ज़्यादा ही बड़ा नहीं होता, बायोडाटा छोटा ही होता है ये भी. पर्पस क्या होता है? बायोडाटा सर्व्स द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल्स क्रेडेंशियल्स टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स. ठीक है. अब आता है जॉब एप्लीकेशन, जिसमें कवर लेटर आता है. तो जॉब एप्लीकेशन में सबसे पहला डेफिनेशन इसका ये है कि ए जॉब एप्लीकेशन लेटर, कॉमनली नोन एज कवर लेटर, इज ए फॉर्मल लेटर accompanying a CV or resume when applying for a job. It introduces the applicants, highlights relevant experiences and explains why they are suitable for the position. समझ में आया आपको कि सीवी और रिज्यूम के साथ साथ एक कवर लेटर डालना होता है, मतलब जॉब एप्लीकेशन लेटर डालना होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और सॉरी क्यों इस रोल के लिए सूटेबल हो, ये सब चीज़ें होती हैं. तो सबसे पहला फॉर्मेट इसमें आपको क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आपको अपने बारे में थोड़ा बताना होता है, मतलब किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको डिफाइन करना होगा, उसके रिलेटेड थोड़ा बताना पड़ेगा. फिर रिलेवेंस, मतलब जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत अपना जानकारी देना पड़ेगा, और क्यों आप सूटेबल हो उसके लिए, क्या क्या आप में स्किल्स है, दिस डेट, ये सब डालो. और फिर लास्ट में उसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर लो. ठीक है. नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन refers to the process of creating, organizing and managing the written or electronic records that detail information, procedures, guidelines or instruction within an organization or for a specific purpose. मतलब किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट करना, प्रिजर्व करना रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? रिकॉर्ड की, मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, कम्युनिकेशन जो है वो फैसिलिटेट करना, कंपाइलेंस एंड स्टैंडर्ड्स, जिससे कि इंडस्ट्रीज में जो है डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स एंड रिटेन. ठीक है, इसीलिए ट्रेनिंग एंड गाइडेंस के लिए भी डॉक्यूमेंट करते हैं कई चीज़ों को, कि हम उसको ट्रेनिंग एंड गाइडेंस पर्पज के लिए बाद में यूज़ कर सके. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ट्रबल शूटिंग. वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस एंड प्रोसीड्योर्स एड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ट्रबल शूटिंग बाई प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस. क्लियर है? जैसे कि आप नोट्स बना रहे हो तो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा वो, इसलिए आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो ना, आप क्लास में जाते हो नोट्स बनाते हो, मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो उस चीज़ का, जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करता है. जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं वो यहाँ पे आके देखते हैं वीडियो. तो यही है. बाकी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में होता है, कुछ प्रोसीड्यूरल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. कुछ पॉलिसी एंड गाइडलाइन वाला डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें रूल रेगुलेशन लिखा होता है. कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें मैनुअल्स आते हैं कैसे इस चीज़ को यूज़ करना है. कुछ रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड होते हैं, जिसमें समराइजिंग फील्ड फाइंडिंग्स, डेटा रिजल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनालिसिस वगैरह होता है. कुछ एजुकेशनल मटेरियल होते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, एजुकेशनल गाइड्स हो गया, नोट्स हो गया एक्सेट्रा. एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन. सबसे पहला कि कैसे आप डॉक्यूमेंट करो, क्लैरिटी रखो, एक्यूरेसी रखो, ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखो, एक्सेसिबल रखो और कंसिस्टेंट मेंटेन करो. डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का क्या होता है? प्लानिंग, क्रिएशन, रिव्यू, रिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस एंड मेंटेनेंस. अब आता है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट क्या है? किसी भी चीज़ को प्रमोट करना, परसुएड करना, इन्फ्लुएंस करना, जिससे कि कोई चीज़ वो परचेज करे. सर्विस, प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो तो आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हो, मतलब आप उसको अवेयर कर रहे हो अपने बारे में. अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और उसको मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब कि अपने किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को किसी दूसरे को बताना, अवेयर करना, जिससे कि वो एक्शन ले, मतलब परचेज करे, तो उसी को एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं. की पॉइंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इसका में होता है कि अट्रैक्ट करना, अटेंशन अट्रैक्ट करना, इंटरेस्ट गेन करना. ठीक है. AIDA इसका एक ये याद कर लो, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन. मेन ऑब्जेक्टिव होता है एडवर्टाइजमेंट का, और इसका फुल फॉर्म है AIDA, मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन. टारगेट ऑडियंस हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमको, जब भी हम कोई चीज़ एडवर्टाइज कर रहे हैं तो किस ऑडियंस को एडवर्टाइज कर रहे हैं और उनकी क्या नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है कॉल टू एक्शन. आपको बहुत ज़रूरी है कि आप परचेज करने के लिए कॉल टू एक्शन जरूर दो, कि हाँ आपको परचेज करना है या फिर नहीं, मतलब आपको एक कॉल टू एक्शन तो देना पड़ेगा ना, इनकरेज करना पड़ेगा कि आप खरीदो. क्रिएटिंग एंड विजुअल्स, मतलब हमें हमेशा आई कैची विजुअल्स, पोस्टर्स, स्लोगन्स, ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, तभी एडवर्टाइजमेंट हमारा सक्सेसफुल होता है.
चैनल्स के माध्यम से हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आता है इनविटेशन। इनविटेशन क्या होता है? इनविटेशन आर मैसेजेस एक्सटेंडेड टू इनवाइट इंडिविजुअल्स और ग्रुप टू इवेंट्स, गैदरिंग्स और सेलिब्रेशन और ओकेजन। पर्पस क्या होता है इसका? किसी को रिक्वेस्ट भेजना जिससे कि हम कोई स्पेसिफिक इवेंट इवेंट जो है आइदर फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल इवेंट अटेंड करें। डिटेल्स में आपको इंक्लूड करना होगा इवेंट का डेट, टाइम, वेन्यू, ओकेजन, ड्रेस कोड, आरएसवीपी इन्फॉर्मेशन। टोन एंड स्टाइल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मल और ऑफिशियल होना चाहिए, मतलब कैजुअल भी होना चाहिए, बट डिपेंड करता है कि कैसा है, कौन सा पार्टी ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें डिपेंड करता है, उसके हिसाब से टोन और स्टाइल बदलता है। क्लैरिटी होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज में होना चाहिए लिखा हुआ। फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है, फिजिकल कार्ड हो गया, ईमेल हो गया, ऑनलाइन इन्विटेशन हो गया, सोशल मीडिया इवेंट्स पेजेस हो गए, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन लेटर क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई करना हो, एडमिशन के लिए या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस चीज़ों को अप्लाई करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन, फिर कस्टमाइजेशन, फिर क्लोजिंग होगा। आपको इसमें क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी रखना चाहिए एप्लीकेशन लेटर लिखने टाइम में। रिलेवेंट रखना होना चाहिए कि हाँ भाई जो चीज़ें आप जिस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो वो रिलेवेंट चीज़ें ही ऐड करो, फालतू में एक्स्ट्रा चीज़ें मत ऐड करो। प्रोफेशनल टोन यूज़ करो। इसका फॉर्मेट देख सकते हो यहाँ पे आप, पहला नेम, फिर एड्रेस, फिर सिटी, फिर ईमेल, फिर फ़ोन नंबर, फिर डेट, फिर रिसिपेंट नेम, फिर कंपनी नेम, वही फिर एड्रेस, फिर सिटी, फिर डियर, उसके बाद फिर उनका नेम, जो भी जिसको भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका नेम। फिर पैराग्राफ 1 में आप इंट्रोडक्शन करोगे और पर्पस बताओगे कि लेटर का क्या पर्पस है। सेकेंड पैरा में आप जो भी रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस या फिर जो भी चीज़ है वो बताओगे। थर्ड में आप उसको अपने कस्टमाइज कर लोगे अकॉर्डिंगली। फोर्थ में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे और फिर लास्ट में सिंसियरली योर नेम डाल दोगे। बिजनेस लेटर क्या होता है? बिजनेस लेटर आर फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सचेंज बिटवीन कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल फॉर प्रोफेशनल पर्पस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फॉर्मेट? इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। इसमें सबसे पहले तो सेंडर और रिसिपेंट का एड्रेस होता है, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन होता है, फिर बॉडी और फिर क्लोजिंग होता है। सेम वही होता है फॉर्मेट, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज है। पर्पस क्या होता है? बिजनेस लेटर आर सर्व वेरियस पर्पस सच एज मेकिंग इंक्वायरीज, प्लेसिंग ऑर्डर्स, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन और एड्रेसिंग इशूज। प्रोफेशनल लैंग्वेज को यूज करना चाहिए और क्लियर एंड कंसाइज में यूज करना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स में सब्जेक्ट लाइन होता है, स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड प्रोफेशनल क्लोजिंग। एग्जाम्पल के तौर पे योर कंपनी एड्रेस, सिटी, ईमेल, फोन नंबर, फिर डेट, फिर रिसिपेंट नेम, रिसिपेंट पोजीशन, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, डियर, रिसिपेंट नेम। पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन और पर्पस लेटर का क्या होगा वो। फिर सेकेंड पैराग्राफ में सब्जेक्ट और पर्पस, और फिर थर्ड पैराग्राफ में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और फोर्थ में कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन। फिर लास्ट में सिंसियरली योर नेम, पोजीशन, कंपनी नेम। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल रिपोर्ट। ये एनालिटिकल रिपोर्ट होता है किसी भी चीज़ के एनालिसिस का। कोई भी आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो उसको बोलते हैं हम लोग, किसी भी डेटा को इंटरप्रेट करके आप जो तैयार कर रहे हो रिपोर्ट, उसको एनालिटिकल रिपोर्ट बोलते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि किसी भी डेटा को एनालाइज करना, ट्रेंड्स को एनालाइज करना और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहला होता है एग्जीक्यूटिव सर्मी, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेथोडोलॉजी होता है, फिर फाइंडिंग्स होता है, फिर एनालिसिस होता है, फिर कंक्लूजन होता है, फिर रिकमेंडेशन होता है। इसका डेटा एनालिसिस करके हम लोग, मतलब ये मेन पर्पस इसका ये है कि एनालाइज करना, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डिफिनेशन क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर द ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल्स द ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्रेस, आउटकम्स एंड रिजल्ट ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट का डिटेल और उसमें एनालिसिस जो है उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। मतलब किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट दोगे तो उसमें पूरा डिटेल्ड होगा और प्रोजेक्ट से रिलेटेड आउटकम्स होंगे, प्रोजेक्ट में पूरा डिटेल्ड वे में आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो उसी को हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन होता है, फिर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, प्रोग्रेस, अपडेट्स, चैलेंजेस फेस्ड, आउटकम्स, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। इफेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू, फिर डेटा रिजल्ट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप टाइटल पे एग्जीक्यूटिव सर में, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मेथोडोलॉजी, फिर एनालिसिस, फिर कंक्लूजन, फिर रिकमेंडेशन, फिर रेफरेंसेस। इस फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हो। वो एनालिटिकल रिपोर्ट के लिए था और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। कवर पेज, एब्स्ट्रैक्ट, समरी, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, प्रोग्रेस, रिजल्ट, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ठीक है। तो यही था आपका। अब यहाँ पे आपको अगर प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए तो मैं वो भी मैं लिख यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में दे दिया हूँ। बाकी आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पूरा इमेज के फॉर्म में आ जाएगा वो, जहाँ से आप देख सकते हो फॉर्मेट, ठीक है। बाकी ये पूरा कॉन्साइजली वे में मैंने कवर कर दिया। आप इसको लेके अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, तो आप समझ पाओगे अच्छे तरीके से। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको पता चल ही गया होगा कि बहुत आसान सा है। आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सारा चीज़ मिल गया, पूरा सिलेबस कवर कर दिया मैं। कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो आप।
बाकी सारी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट में देख लेना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।